मैंने क्लास के अंदर जो चैप्टर 3 है वो स्टार्ट कर रखा है और चैप्टर 3 के अंदर जो आज की हमारी क्लास होगी वो किससे संबंधित है? युग्मक जनन से संबंधित है। युग्मक जनन क्या है, कितने प्रकार का है और कैसे संपन्न होती है, इन सब का अपन अध्ययन करेंगे। तो युग्मक, आपको नाम से ही पता चल रहा है युग्मक जनन क्या है? युग्मक का निर्माण होना, युग्मक का निर्माण होना। ठीक है, मानव में पढ़े तो मानव में 2 प्रकार के युग्मक है, नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक और मादा युग्मक। जो नर युग्मक है उसे शुक्राणु कहते हैं और मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। ये बात हमें आपको पता है पहले से ही। युग्मक जनन का मतलब युग्मक का निर्माण होना। तो द्विगुणित, सुनो मेरी बात, द्विगुणित मात्र कोशिका से अगुणित युग्मक का निर्माण होने की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाती है। और वो जो मात्र कोशिका होती है ना, मात्र कोशिका, उसे आप आद मात्र कोशिका भी कह सकते हो, आद जनन कोशिका भी कह सकते हो। आद जनन कोशिका, आधे जनन कोशिका। तो द्विगुणित आधे जनन कोशिका से अगुणित युग्मक का निर्माण होना युग्मक जनन कहलाता है। युग्मक जनन की जो क्रिया है इसमें एक शुक्राणु का निर्माण होता है और अंडाणु का निर्माण होता है। शुक्राणु जो है उसका निर्माण वृषण में होता है और अंडाणु का निर्माण अंडाशय में होता है, अंडाशय में होता है। जो वृषण है, जो वृषण के अंदर भी इसका निर्माण कौन करती है? शुक्र जनक नलिकाओं के द्वारा होता है। नलिकाओं में होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। और अंडाशय के अंदर भी यहाँ कौन करती है? पुटक कोशिकाओं की द्वारा किया जाता है, पुटक कोशिका। लेकिन इसमें पूछने सीधे सीधे अंडाशय में ही संपन्न होती है, अंडाशय में संपन्न होने वाली क्रिया होती है। जबकि यहाँ शुक्राणु का निर्माण वृषण के शुक्र जनक नलिकाओं में होता है। इतनी बात समझ में आ गई कि युग्मक जनन में हमें क्या पढ़ना है? हमें एक तो शुक्राणु का निर्माण पढ़ना है और एक हमें क्या पढ़ना है? अंडाणु का निर्माण पढ़ना है। देख लो एक बार, फिर आगे पढ़ा दो। एक बार देख लो जल्दी से, फिर आगे पढ़ा दो। ठीक है, चलो अब हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? अपन करेंगे शुक्राणु का निर्माण, फिर अंडाणु का निर्माण पढ़ेंगे। तो शुक्राणु का निर्माण किस प्रकार होता है वृषण के अंदर, उसका अध्ययन करते हैं। तो ये हटा देते हैं सभी। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? शुक्र जनन। क्या बनेगा पहला क्वेश्चन? शुक्र जनन। शुक्र जनन क्या होता है? पहला क्वेश्चन ये, किस प्रकार संपन्न होती है शुक्र जनन की क्रिया? ठीक है सर। तो शुक्र जनन का मतलब क्या है? परिपक्व शुक्राणु का निर्माण होना। परिपक्व शुक्राणुओं का निर्माण होने की क्रिया शुक्र जनन क्रिया कहलाती है। शुक्र जनन क्रिया में यानी क्या बन रहा है? शुक्राणु बन रहा है। शुक्र जनन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? शुक्र जनक नलिका में संपन्न होती है। शुक्र जनक नलिका में संपन्न होती। अब होती कैसे वो देखो। ठीक है, शुक्र जनक नलिका में शुक्र जनन की क्रिया 2 रूप में संपन्न होती है। 2 रूप में संपन्न होती है, जिनमें सर्वप्रथम शुक्राणु पूर्व बनेगा।
शुक्राणु से पहले की अवस्था बनेगी, उसके बाद में शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु पूर्व जो अवस्था है इसे अपन शुक्राणु पूर्व निर्माण कह देते हैं, और फिर शुक्राणु में बदलने को क्या कहते हैं, शुक्र कायांतरण कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे, शुक्राणु पूर्व अवस्था का निर्माण होना और शुक्राणु का कायांतरण होना क्या कहलाता है, शुक्र जनक कहलाता है। पहले शुक्राणु पूर्व बनेंगे, फिर शुक्राणु पूर्व से फिर शुक्राणु बनेंगे, यानी हम कह देंगे कि सर्वप्रथम क्या बने, शुक्राणु पूर्व बने जो गोलाकार है, अगुणित है और अचल है। तो अचल शुक्राणु पूर्व से चलायमान शुक्राणु का बनना, चलायमान शुक्राणु का बनना क्या कहलाता है, शुक्र कायांतरण कहलाता है। और ये दोनों क्रिया कहाँ संपन्न होती है, शुक्र जनक नलिका में संपन्न होती है। शुक्राणु का निर्माण होना शुक्र जनन कहलाता है। शुक्र जनन की क्रिया शुक्र जनक नलिका में संपन्न होती है। शुक्र जनक नलिका के अंदर ये क्रिया दो भागों में बटी हुई है। एक क्रिया का नाम होता है शुक्राणु पूर्व अवस्था का निर्माण होना, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड, इसको स्पर्मेटिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, स्पर्मेटिड या शुक्राणु पूर्व। अब हम बात करते हैं कि शुक्राणु पूर्व कैसे बनते हैं। सबसे पहले, क्योंकि देखो शुक्र जनन भी तो पढ़ रहे हैं, अरे शुक्राणु का निर्माण ही तो करें, तो शुक्राणु के निर्माण में पहले क्या पढ़ेंगे अपन, शुक्राणु पूर्व अवस्था का निर्माण होना। तो सुनो, शुक्राणु पूर्व अवस्था का निर्माण कैसे होता है, यहाँ से हटा दूं। शुक्राणु पूर्व को स्पर्मेटिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिड बोलते हैं। अब इस प्रोसेस में सुनो, पहले यहाँ और डायग्राम से समझो। पहले ये मान लो वृषण है। इस वृषण में परिधि की तरफ क्या पाई जाती है, शुक्र जनक नलिका पाई जाती है। ये जो शुक्र जनक नलिका है, मैं इस शुक्र जनक नलिका को बाहर निकाल के दिखा रही हूँ अब आपको। ये शुक्र जनक नलिका है। शुक्र जनक नलिका की जो आंतरिक स्तर है, जनिक उपकला, शुक्र जनक नलिका का आंतरिक स्तर जो जनिक कला है, उसकी कोशिकाएं आकार में वृद्धि करती है। जनिक उपकला की कोशिकाएं आकार में वृद्धि करती है और द्विगुणित होती है, जिनमें गुणसूत्र की संख्या 46 है। 46 कौन से है, ये 44 प्लस XY है, 44 प्लस XY है। जो ये द्विगुणित हुई कोशिका है, इस द्विगुणित कोशिका को क्या कहा जाता है, शुक्राणु जनक कोशिका कहते हैं। इस द्विगुणित कोशिका को क्या कह दो, शुक्राणु जनक कोशिका कह दो। पढ़ो एक बार, इतना जल्दी से पढ़ लो, फिर आगे पढ़ा दो। ठीक है, इसी को आप क्या कह दो चाहो तो स्पर्मेटोगोनिया। क्या कह दो, स्पर्मेटोगोनिया। तो ये स्पर्मेटोगोनिया बन गई, जो आगे जाकर के शुक्राणु को जन्म देगी। अब सुनो, ये जो द्विगुणित शुक्राणु जनन कोशिका है, सॉरी शुक्राणु जनन है ना, शुक्राणु जनन, जो शुक्राणु जनन कोशिका है वो द्विगुणित है। तो मैं यहाँ से एक शुक्राणु जनक कोशिका को ले लेती हूँ। ये एक शुक्राणु जनक कोशिका है। इस शुक्राणु जनक कोशिका के अंदर समसूत्री विभाजन से और शुक्राणु जनन कोशिका बन गई। फिर इसमें फिर समसूत्री विभाजन हुआ,
इनकी संख्या में वृद्धि हो गई, इनकी संख्या में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अब इनकी ये सारी की सारी क्या है, स्पर्मेटोगोनिया, ये भी स्पर्मेटोगोनिया, ये भी स्पर्मेटोगोनिया और ये भी स्पर्मेटोगोनिया। जनन कोशिका है, क्या है ये, शुक्राणु जनन कोशिका, शुक्राणु को जन्म देने वाली कोशिका, तो ये भी शुक्राणु जनन कोशिका। इन शुक्राणु जनन कोशिका में से एक कोशिका अपने आकार में वृद्धि करती है, एक कोशिका अपने आकार में वृद्धि करती है, और जो कोशिका अपने आकार में वृद्धि करती है वो द्विगुणित तो है ही है, जिसे क्या कहते हैं, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। ठीक है, स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। ये जो प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट है, अब इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होता है, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम की क्रिया संपन्न होती है। अर्धसूत्री विभाजन से दो अगुणित कोशिका बनती है। इन अगुणित कोशिका को कहा जाता है द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। फिर उसके यानी शुक्राणु कोशिका कह दो रे, स्पर्मेटोसाइट्स का मतलब प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, द्वितीयक शुक्राणु कोशिका। प्राथमिक शुक्राणु कोशिका द्विगुणित होती है, जबकि द्वितीयक शुक्राणु कोशिका अगुणित होती है। यहाँ 46 है ना गुणसूत्र, तो यहाँ 23 हो गए। 23 कौन से हुए, या तो 22 + x हुए या फिर 22 + y हुए, ऐसे अगुणित हो गए ये। अब यहाँ पर इनमें वापस से अर्धसूत्री विभाजन द्वितीयक होता है, अर्धसूत्री विभाजन द्वितीयक, यहाँ लिख दूं क्या, अर्धसूत्री विभाजन द्वितीयक। अर्धसूत्री विभाजन द्वितीयक की विशेषता ये है कि कोशिका की संख्या में तो वृद्धि होती है, लेकिन अगुणित अवस्था ही पाई जाती है। अर्धसूत्री विभाजन जो प्रथम है, उसमें कोशिका की संख्या में वृद्धि के साथ साथ अगुणित गुणसूत्र के नंबर आधे रह जाते हैं, जबकि अर्धसूत्री विभाजन द्वितीयक के अंदर संख्या में वृद्धि होती है, गुणसूत्र की संख्या बराबर रहती है, यानी 23 ही रहेगी गुणसूत्र की संख्या। अब ये जो संरचना बनी है, इसे कहते हैं शुक्राणु पूर्व अवस्था, शुक्राणु पूर्व अवस्था कहते हैं। एक जनक कोशिका से 4 शुक्राणु पूर्व अवस्था बनती है, ऐसे बहुत सारी जनक कोशिका से बहुत सारी शुक्राणु पूर्व अवस्था बनेगी, लाखों की संख्या में बनती है, ठीक है, जिसको अपन मिलियन बोलते हैं। 400 मिलियन में बनती है ये संख्या। अब आगे ये जो शुक्राणु पूर्व अवस्था है, ये शुक्राणु पूर्व अवस्था कैसी है, गोलाकार है, अचलायमान है और बड़ी है। तो गोलाकार अचलायमान शुक्राणु पूर्व अवस्था से चलायमान छोटे शुक्राणु का निर्माण हो जाता है, चलायमान छोटे शुक्राणु का निर्माण हो जाता है। सबसे पहले क्या हुआ, एक जननिक उपकला की कोशिका वृद्धि की, जिसे जनक कोशिका कहते हैं। जो जनक कोशिका है वो अपनी संख्या में वृद्धि करती है। जनक कोशिका के दौरान अपनी संख्या में वृद्धि करना क्या कहलाता है, गुणन प्रावस्था कहलाती है, गुणन प्रावस्था कहलाती है। जो गुणन, फिर एक जनक जो कोशिका है वो अपने आकार में वृद्धि करती है, बाकी की जो जनक कोशिका है वो अपने एक अलग प्रकार से कार्य संपन्न करने लगेगी। जो आकार में वृद्धि कर रही है उस अवस्था को वृद्धि प्रावस्था कहते हैं। अपने आकार में क्या की है, केवल वृद्धि की है। अब वृद्धि प्रावस्था में आई प्राथमिक शुक्राणु जो कोशिका है, उसमें अर्धसूत्री विभाजन प्रथम, अर्धसूत्री विभाजन द्वितीयक से
4 शुक्राणु पूर्व अवस्था बनती है जिसे परिपक्वन प्रावस्था कहते हैं। परिपक्वन प्रावस्था से चलायमान शुक्राणु का निर्माण होता है। इस अवस्था को क्या कहते हैं? शुक्र कायांतरण कहते हैं। शुक्र कायांतरण। तो शुक्र कायांतरण, परिपक्वन अवस्था, वर्धी प्रावस्था और गुणन प्रावस्था, इन सभी को एक साथ शुक्र जनन कहते हैं। शुक्राणु कायांतरण जो है इसे शुक्राणु जनन भी कहा जाता है। इसे ही शुक्राणु जनन भी कहते हैं। शुक्र कायांतरण की जगह से शुक्राणु जनन भी कहते हैं। तो शुक्राणु पूर्व अवस्था का निर्माण, शुक्राणु पूर्व अवस्था का निर्माण और साथ ही साथ में शुक्राणु जनन क्या कहलाता है? शुक्र जनन कहलाता है। शुक्राणु पूर्व प्लस शुक्राणु जनन क्या कहलाता है? शुक्र जनन कहलाता है। शुक्र जनन कहलाता है। अर्थात एक जनक कोशिका से 4 शुक्राणु पूर्व बनते हैं। ये शुक्राणु पूर्व चलायमान शुक्राणु में परिवर्तित हो जाते हैं, जिस क्रिया को क्या कहा जाता है? शुक्र जनन कहा जाता है। जिस क्रिया को शुक्र जनन कहते हैं। ये अब देखो, ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि शुक्र जनन क्रिया का रेखीय चित्र बनाइए, तो हमें ये रेखीय चित्र बनाना होता है। फिर हम साइड में लिखेंगे n बराबर 46 गुणसूत्र और n बराबर 23 गुणसूत्र। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, अब आगे क्या होगा? जो शुक्राणु पूर्व है ये किस में बदला है? ये शुक्राणु में बदला है। हालांकि बदलने की पूरी क्रिया एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, यह आपको ध्यान रखना है। राजस्थान बोर्ड की बुक में फिर भी पूरी क्रिया दे रखी है कि एक शुक्राणु पूर्व से एक शुक्राणु कैसे बनता है। तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ इस बात को। नोट्स नहीं दूंगी उस टॉपिक के, क्योंकि वो एग्जाम में नहीं आता है नहीं ना, इसीलिए। अब सुनो, यहाँ तक पूरी बात समझ में आ गई। एक द्विगुणित जनन कोशिका से समसूत्री विभाजन से बहुत सारी जनक कोशिका बनती है। जनक कोशिका अपने आकार में वृद्धि करती है, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका कहलाती है। इसके अंदर अठसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है, इसे अगुणित अवस्था बनती है, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। फिर द्विगुणित अवस्था से फिर विभाजन, द्वितीयक विभाजन हुआ और शुक्राणु पूर्व अवस्था बनी, जो गोलाकार अचलायमान और बड़े आकार की होती है। फिर इसी अवस्था से चलायमान शुक्राणु का निर्माण होना क्या कहलाता है? शुक्राणु जनन कहलाता है। हटा दो यहाँ से। और जनक कोशिका हमेशा द्विगुणित ही होती, हमेशा ध्यान में रखना इस बात को, कभी अगुणित नहीं होती। अब सुनिए, अरे द्विगुणित का मतलब 46 गुणसूत्र, अगुणित का मतलब क्या होता है? 23 गुणसूत्र। और शुक्राणु में 23 गुणसूत्र कौन से हो सकते हैं? 22 प्लस एक्स या 22 प्लस वाई हो सकता है, क्योंकि नर के अंदर 46 गुणसूत्र है, तो 44 प्लस एक्स वाई होते हैं, और मादा में 44 प्लस एक्स एक्स होते हैं, तो 44 है ना, तो 22 प्लस एक्स हो जाएगा या 22 प्लस वाई हो जाएगा। अब सुनो, शुक्राणु जनन क्या था? शुक्राणु जनन क्या है? इसका मतलब है अचलायमान शुक्राणु पूर्व से अचलायमान शुक्राणु पूर्व से चलायमान शुक्राणु का निर्माण होना। चलायमान शुक्राणु का निर्माण होना क्या कहलाता है? शुक्राणु जनन कहलाता है। और शुक्राणु चलायमान होते। अब होता कैसे है, बहुत ही शॉर्ट में बता देती हूँ, क्योंकि है नहीं अपने एनसीईआरटी में सभी। एक बार तो सुनो, ये है, ये क्या है? ये शुक्राणु पूर्व है।
गोलाकार है। इस शुक्राणु पूर्व का जो केंद्रक है, इस शुक्राणु पूर्व का जो केंद्रक है, उस केंद्रक में से अनावश्यक जो पदार्थ होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं ताकि वजन कम हो जाए। तो सबसे पहले अनावश्यक पदार्थ इससे क्या निकलेंगे, बाहर निकलेंगे। अनावश्यक पदार्थ के बाहर निकलते ही इस केंद्रक में केवल क्या बचेगा, डीएनए बचेगा। केवल क्या बचेगा, डीएनए बचेगी। जो डीएनए तो अनुवांशिक पदार्थ है। अब अनावश्यक पदार्थ जैसे ही बाहर निकलते हैं, ये जो केंद्रक है इसका आकार स्पिंडल आकार हो जाता है, तर्कों के आकार का हो जाता है केंद्रक, जिसके अंदर गुणसूत्र कितने, या तो 22 + x है या 22 + y है। उसके बाद में यहाँ जो कोशिका द्रव्य है, उस कोशिका द्रव्य में भी अनावश्यक जो जल है वो बाहर निकल जाता है। अनावश्यक जो कोशिकांग है वो भी बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद में इसके ऊपर जो गोल्जी काय है, जो गोल्जी बॉडी है ना, गोल्जी काय है, वो एक टोपी नुमा संरचना का निर्माण कर लेती है। सिर भाग पर गोल्जी काय एक टोपी नुमा संरचना का निर्माण कर लेती है। इस टोपी नुमा संरचना को एक्रोसोम कहते हैं। इस टोपी नुमा संरचना को एक्रोसोम कहते हैं। यहाँ कोशिका द्रव्य से माइटोकॉन्ड्रिया निकल करके इसका मध्य भाग बना लेता है। और जबकि दूरस्थ तारक काय निकल करके इसका निर्माण कर लेती है, पूंछ का निर्माण कर लेती है। तो कोशिका अतिरिक्त कोशिका द्रव्य को बाहर निकाल दिया जाता है ताकि वजन कम हो जाए, हल्का हो जाए। गोल्जी काय जो होती है इसके सिर भाग पर एक्रोसोम टोपीनुमा संरचना का निर्माण कर लेती है। मध्य जो भाग है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के तंतु पाए जाएंगे। और पूंछ भाग का निर्माण कौन करती है, दूरस्थ तारक काय करती है। दूरस्थ तारक काय करती है, या दूरस्थ तारक केंद्रक कह दो, तारक केंद्रक कह दो, केंद्रक। अरे याद है क्या, जंतु कोशिका के अंदर एक कोशिकांग होता है तारक काय, है ना, जो पादप कोशिका में नहीं होता। ये जो तारक काय होते हैं दो तारक केंद्रक से मिलकर बने होते हैं। वो जो तारक काय केंद्रक के पीछे चली जाती है, जो केंद्रक के पास में है समीपस्थ तारक काय कहलाती है। जो केंद्रक से दूर रहेगी दूरस्थ तारक काय कहलाएगी। दूरस्थ तारक काय पूंछ का निर्माण करती है और समीपस्थ जो तारक काय होगी विभाजन के समय तर्कु तंतुओं का निर्माण करेगी, तर्कु तंतुओं का निर्माण करेगी। तो इस प्रकार एक शुक्राणु पूर्व अचल से चल शुक्राणु का निर्माण हो जाता है। शीर्ष भाग का निर्माण होना 1, पूंछ भाग का निर्माण होना 2 और मध्य भाग का निर्माण होना 3। इससे एक परिपक्व शुक्राणु बन जाता है। इस प्रकार एक परिपक्व शुक्राणु का यहाँ क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। अब ये देखो शुक्राणु पूर्व बना था जिसमें गुणन प्रावस्था, वर्धी प्रावस्था, परिपक्वन प्रावस्था थी। 3 तो वो प्रावस्था और एक ये शुक्राणु जनन। ये सभी की सभी क्रियाएं कहाँ संपन्न होती है, शुक्र जनक नलिका में संपन्न होती है। सभी की सभी क्रियाएं कहाँ संपन्न हो रही है, शुक्र जनक नलिका में संपन्न हो रही है। शुक्र जनक नलिका से जो शुक्राणु है वो बाहर, शुक्र जनक नलिका से परिपक्व शुक्राणु बाहर आ जाते हैं। तो शुक्र जनक नलिका से परिपक्व शुक्राणु का वृषण के बीच में उपस्थित होना, वृषण की गुहा में आ जाना क्या कहलाता है, वीर्य सेचन कहलाता है। स्पर्मिएशन कहते हैं।
वीर्य सेचन के। तो पूछ ले वीर्य सेचन क्या है, स्पर्मिएशन क्या है, तो क्या कहोगे, परिपक्व शुक्राणु का शुक्र जनक नलिका से मुक्त होना। परिपक्व शुक्राणु का शुक्र जनक नलिका से मुक्त होना क्या कहलाता है, स्पर्मिएशन या वीर्य सेचन कहलाता है। अब सुनो, ये कहाँ आ गए, मध्य में आ गए ना। उसके बाद में शुक्राणु जो होते हैं उनका सिर भाग सरटोली कोशिका में धंसा हुआ रहता है और फिर ये कहाँ चले जाते हैं, बीच में चले जाते हैं, बीच वाले भाग में। जैसे भोजन मिला, फिर सरटोली कोशिका कहाँ, आपको पता है सरटोली कोशिका तो यही है। सरटोली कोशिका कहाँ है, सरटोली कोशिका तो अंदर ही है, शुक्रजनक नलिका में पाई जाती है सरटोली कोशिका। तो वहां से फिर पोषण लेकर के फिर बाहर आ जाते हैं शुक्रजनक नलिका से। तो इनका पूछ ले कि सिर कहाँ धंसा हुआ रहता है, तो शुक्रजनक नलिका के अंदर इनका जो सिर भाग है वो क्या है, धंसा हुआ रहता है। इस प्रकार वीर्य सेचन की परिभाषा हमें कई बार पूछ ली जाती है। वीर्य सेचन किसे कहते हैं, तो परिपक्व शुक्राणु का शुक्रजनक नलिका से मुक्त होना क्या कहलाता है, वीर्य सेचन कहलाता है। आएंगे कहाँ, वृषण की गुहा में। फिर वृषण की गुहा से कहाँ चले जाएंगे, आपको पता है ही, रेटे टेस्टिस में जाएंगे, रेटे वृषण में जाएंगे। रेटे वृषण से फिर कहाँ जाते हैं ये, है ना, एपिडाइमिस अधिवृषण के अंदर जाएंगे। तो वो वाली बात तो हम पीछे वाले टॉपिक में कर चुके हैं। यहाँ तो हमने केवल शुक्राणु का निर्माण किया है। अब शुक्राणु के निर्माण में कुछ हार्मोन भी जिम्मेवार होते हैं, कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्त्रावित हार्मोन की जिम्मेवारी होती है शुक्राणु निर्माण की। तो ये बात अपन अगली वाली क्लास में पढ़ेंगे। अगली वाली क्लास के अंदर अपन एक शुक्राणु की संरचना पढ़ेंगे। 2 टॉपिक क्लियर करेंगे अगली वाली क्लास में। तो ओके बच्चों, आज की क्लास हमारी इतनी ही थी। और बात सुनो मेरी एक बात, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश में करना ही ज़्यादा सही रहता है हिंदी की बजाय। हिंदी में उनके नाम अजीब से लगते हैं, याद भी नहीं होते हैं। तो वही बात है, तो ज़्यादातर वर्ड इंग्लिश के वैसे तो मैं यूज कर भी नहीं रही हूँ, बिल्कुल हिंदी यूज कर रही हूँ। और जहाँ लगे कि यहाँ इंग्लिश ही जरूरी है वहाँ बता रही हूँ। जैसे यहाँ वीर्य सेचन की जगह स्पर्मिएशन जरूरी है, तो स्पर्मिएशन आप ध्यान रखोगे इस बात का। ओके बच्चों, आज की क्लास हमारी इतनी थी। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। ओके बच्चों।